अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्व सहुणम ऐसो पंच नमुकारो सव्व पापनासनो मंगलानंच सव्य सिंपटमम हवई मंगलम। अ, हम लोग की वैज्ञानिकता आज फिर से एक बार समझेंगे। और आप में से जो जिन्होंने पहले अटेंड नहीं किया है, सब जानते हैं कि हम बहुत हैरान और शर्मिंदा होते हैं जब जैन आचार्य विश्व के कई प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्यों का जोरदार खंडन करते हैं। और हमारे दो जो लोग हैं, एक जैन लोग जो हमने चित्र एक में लेफ्ट साइड में दिखाया है, और दूसरा हमारा आधुनिक लोग, जिसके अंदर में हमने ये कोशिश की है अपनी आकाश गंगा को दिखाने की। तो दोनों के आकृति के अंदर में बहुत फर्क है। और जैन लोग को देखने से हमने राइट साइड में फिर से दिखाया कि जैन लोग, ये लोग अत्यंत ही सममितीय और ज्यामितीय आकार में प्रस्तुत किया गया है। और इसके नीचे का भाग शंकु के आकार का है तथा नरक लोक कहलाता है। मैं इसमें हिंदी में ही बोलूंगा क्योंकि कई जो आचार्य यदि जुड़े हैं, उन्होंने खास रिक्वेस्ट किया था कि साहब इंग्लिश से मत बोलिएगा, हम हिंदी में ही समझ पाएंगे। तो मैं इसमें हिंदी में ही बोलूंगा। यदि किसी को कुछ हिंदी शब्द समझ में नहीं आते हैं तो इंग्लिश में जरूर बता दूंगा। और मध्य लोक, ये राइट साइड में बॉटम में दिखाया है, जो द्वीप समुद्रों के चूड़ियों के आकार के असंख्य युग्म है, पेयर्स हैं। उन सब के मध्य में जम्बूद्वीप की एक गोल तस्तरी है जो ये दिखाई दी गई है। और इस पिक्चर के अंदर में लेफ्ट साइड के अंदर में आज का मॉडर्न एक कॉस्मिक वेब दिखाया गया है। राइट साइड के अंदर में हमारी आकाश गंगा और उसके साथ में हमारे सूर्य के प्लैनेट्स दिखाए हैं। हमारी आकाश गंगा में करीब 200 अरब सूर्य जैसे तारे बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं। और ब्रह्मांड में ऐसी करीब 4 अरब आकाश गंगाएं हैं। हमारी सबसे दूर की जो निहारिका है वो यहाँ से करीब 14 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। और ब्रह्मांड में हम देखेंगे कि रिक्त स्थान जो है, एम्प्टी स्पेस, वो इन ब्रह्मांड के पिंडों के आयतन से कई गुना अधिक है। लोक से हमारा दृष्टिगत जो विजिबल यूनिवर्स है वो बिल्कुल मेल नहीं खाता है। लोक के अनुसार हमारी पृथ्वी स्थिर और थाली की तरह चपटी है, लेकिन विज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और नारंगी की तरह गोल गोल है। नरक लोक हमारी पृथ्वी के एकदम नीचे अवस्थित है और भरत क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है। विज्ञान के अनुसार मानव निर्मित हजारों उपग्रह हमारी पृथ्वी के चारों तरफ रात दिन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे कहीं नरक लोक या स्वर्ग लोक दिखाई नहीं देते हैं। वहां तो खाली नीला आकाश ही नजर आता है। और एक जब भरत क्षेत्र में रात होती है उस समय पृथ्वी पर जहाँ दिन होता है वह महाविद्य क्षेत्र होना चाहिए हमारे लोक के हिसाब से। लेकिन आधुनिक जमाने में उस क्षेत्र को अमेरिका कहते हैं, लेकिन वहां कोई विहरमान जी या तीर्थंकर विचरण नहीं करते हैं। एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड जो विसंगतियां नजर आती है वो है कि चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम तारे की तुलना में बहुत अधिक दूर है, लेकिन विज्ञान के अनुसार तारे चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से बहुत दूर है। मनुष्य चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता है या वहां अपने उपकरण नहीं भेज सकता है, ये हम लोग के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन मानव बहुत पहले ही वहां अपने उपकरण भेज चुका है। दूसरा, ज्योतिष लोक में 10 योजन की पट्टी में सभी सितारे बता दिए गए हैं, जबकि एक एक सितारे का व्यास, डायमीटर 1,000 से भी ज्यादा होता है। पृथ्वी पर दिन 14 घंटे 24 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि ध्रुव प्रदेशों में 18 से 24 घंटे दिन आसानी से देखे जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन लोक की समरूपता बिल्कुल ही असामान्य, अप्राकृतिक और अवास्तविक लगती है, और ज्ञात आधुनिक ब्रह्मांड की वास्तविक चित्र के बिल्कुल विपरीत है। एक महत्वपूर्ण तथ्य पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम विज्ञान से जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है और अपनी धुरी पर घूमती है। तो हमें यह भी पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि ये तथ्य केवलियों को भी जरूर पता होगा। तब मूल प्रश्न उठता है कि क्यों
हमारी पृथ्वी को जम्बूद्वीप के भाग के रूप में चपटी तथा स्थिर बताई गई है। हम इस सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं कि एक सत्य दूसरे सत्य का खंडन नहीं कर सकता है। तब ये एक मूल सिद्धांत है और यही हमारी आगे की शोध के लिए मुख्य विषय प्रदान करता है। शोध के लिए हमारा एक सूत्रीय एजेंडा ये जानना है कि जम्बूद्वीप को समतल और स्थिर क्यों कहा गया है। यानी लोक की सामग्री को ऐसे सजावटी चित्र में वर्णित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया है। इसका समाधान पाने के लिए हमें 2-3 चरण के अध्ययन और अनुसंधान करने का प्रोत्साहन मिला। प्रथम चरण में संभावित प्रस्तुति तकनीक को खोजना और इसके द्वारा ब्रह्मांड की सामग्री किस प्रकार प्रस्तुत की गई है उसको जानना। दूसरे चरण में हम वर्तमान विसंगतियों की स्थिति का पता लगाने के लिए उस मूल तकनीक से ब्रह्मांड की सामग्री को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए शुरू से ही हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पहले शास्त्रों में प्रयुक्त तकनीक के प्रति आश्वस्त ही नहीं बल्कि पक्के आश्वस्त हो जाएं और उसके बाद ही शास्त्रों की व्याख्या शुरू करने के लिए आगे बढ़े। तो ये प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। भौतिक वस्तुओं की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए दो वैज्ञानिक विधियां उपलब्ध है। एक पारंपरिक हवाई प्रक्षेपण विधि यानी एपीएम है, जहां चीजों को जैसी है वैसी स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जैसे हवाई जहाज से दिखाई देती है वैसे ही कंटूर वगैरह में प्रस्तुत की जाती है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग या भूगोल में किया जाता है, जो वस्तुओं की वास्तविक रूपरेखा और आकार दिखाती है। लेकिन जब वस्तु असंख्य हो, जैसे लोह की सामग्री, और उनकी साइज की तुलना में स्पेस बहुत दूर दूर हो, तो ये विधि पूरी तरह से अपर्याप्त हो जाती है। इस पद्धति से अरबों खरबों ड्राइंग तो तैयार की जा सकती है, लेकिन वो मानव दिमाग के लिए कूड़े के कचरे से ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ भ्रम ही पैदा करेगा। ये बुद्धि और तर्क के अनुसार यदि डेटा बहुत बड़ा है तो उसे एक उद्देश्य के साथ कुछ उपयोगी समूहों में वर्गीकृत और विनियोजित किया जाना चाहिए और फिर उनको समझने योग्य, सार्थक और उपयोगी बनाने के लिए निश्चित आकृतियों में श्रेणी के अनुरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मेथड। शोध से पता लगा है कि लोग की संपूर्ण सामग्री को वर्गीकृत किया गया है और फिर उनको विभिन्न समूहों को ज्यामितीय आकार में प्रस्तुत किया गया है। हमें इसे जरा गहराई से और विस्तार से समझना आवश्यक है। लोक की विषय वस्तु के उपयोगी समूह। लोक की सामग्री को दो व्यापक उपयोगी समूहों में वर्गीकृत और अलग किया गया है, जीव और अजीव। और फिर निम्नलिखित आधार पर इसकी पर्यायों और गतियों के अनुसार उनके उप समूहों में विभाजित किया गया है। दूसरा, सक्रिय अजीव रूपी पदार्थ क्या है कि इसके लगभग 14 अलग अलग पर्याय होते हैं। जैसे 4 दृश्य अवस्थाएं, जिसको हम जानते हैं ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा अवस्था। मध्य लोक की प्लाज्मा पट्टी के रूप में व्यवस्थित तारों आदि पर पाए जाने वाली सभी प्लाज्मा सामग्री को ज्योतिष लोक के रूप में दर्शाया गया है। 7 अदृश्य भूमिगत मेटास्टेट्स, जो दबाव और तापमान पर निर्भर है, उन्हें नारकीय लोक के रूप में व्यवस्थित किया गया है। ऊर्ध्व लोक की 3 अदृश्य क्वांटम अवस्थाएं शायद है, जो संभवतः 5th, 6th और 7th स्टेट्स जैसे बोसॉन आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, एफडी कंडेंसेट्स एंड एक्साइटेंस ऑफ मैटर, जो ऊपरी लोक में शायद व्यवस्थित किए गए हैं। ये हमारी एक कल्पना है। जीव तत्व, इसकी 4 गतियों में विभिन्न अवस्थाएं, जैसे देव, मनुष्य, तिरिंच और नर के प्राणी, ये उपरोक्त प्रकार के अजीब पदार्थों द्वारा समर्थित हैं और लोक मानव केंद्रित होने के कारण उन्हें मध्य लोक के केंद्र में रखा गया है। जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स ने
क्या अप्रूवल दिया था। इस प्रकार लोक की सभी सामग्री को जीव और अजीव के विभिन्न पर्यायों और गतियों के हिस्टोग्राम के रूप में व्यवस्थित किया गया है। उदाहरण के लिए हम अपनी गैलेक्सी सिस्टम के सभी मानव ग्रहों के भूमि और जल क्षेत्रों को जम्बूद्वीप और लवण सागर की जोड़ी के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यस, जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के द्वारा आयोजित कई पैनल चर्चाओं में से लास्ट मीटिंग के दौरान 31/7/20 को पैनलिस्टों ने सांख्यिकी मॉडल की परिकल्पना पर गंभीर रूप से परीक्षण और विश्लेषण करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकाला वह प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी साहब द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार है। डॉक्टर J.R. जैन द्वारा दिए गए मॉडल पर हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। इसमें मुनि श्री महेंद्र कुमार जी, स्वामी अभिजीत कुमार जी और समणी चैतन्य प्रज्ञा जी उपस्थित थे। लगभग 35 लोगों ने भाग लिया, जिनमें कुछ प्रसिद्ध विद्वान और कुछ बहुत युवा भी शामिल थे। निष्कर्ष ये था कि डॉक्टर J.R. जैन द्वारा दिया गया सांख्यिकी मॉडल मूल रूप से सही है और जैन मॉडल और आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के बीच असहमति की महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करता है। आगे बढ़ते हुए समाज के चारों घटकों के आचार्यों और प्रमुख विद्वान संतों ने कई वैज्ञानिकों के सानिध्य में जूम पर मीटिंग में आपस में विचार विमर्श कर 4 सामूहिक निर्णय इस प्रकार दिए। हम इस गणितीय पद्धति को सही मानते हैं। इससे भूगोल खगोल के साथ हो रही लोक की विसंगतियां भी समाप्त हो जाती है। इसमें आगम के विरुद्ध कुछ नहीं है। इन निर्णयों को सभी आचार्यों को भेजकर उनकी टिप्पणी भी मंगाई जाए। अब ये हमारे पास में बहुत ही एक सिंपल समाधान हमको मिल गया है। हमें 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है कि सांख्यिकी पद्धति क्या होती है तथा इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार हम सभी करीब करीब एसएम से स्टैटिस्टिकल मॉडल से परिचित हैं। अतः हम एपीएम यानी एरियल प्रोजेक्शन मेथड की तुलना में इसके केवल कुछ विशेष लक्षणों पर चर्चा करेंगे। स्टैटिस्टिकल मॉडल को जानने वाले समझते हैं कि निम्नलिखित 5 भौगोलिक लक्षण जो एपीएम में होते हैं वो वर्गीकरण और एक साथ क्लबिंग के दौरान अपनी पहचान खो देते हैं। इसका मतलब है कि लोग के सांख्यिकी चार्ट में से निम्नलिखित 5 प्रकार की भौगोलिक जानकारी खोजना अनैतिक और गलत होता है। वो क्या क्या है कि किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच की पारस्परिक दूरियां, इनका जो बीच में म्यूचुअल डिस्टेंस रहता है वो भौगोलिक दूरी नहीं होती है। भौगोलिक वस्तुओं का आकार और रूपरेखा ये हमारा स्टैटिकल मेथड में नहीं मिलेगा। किसी भी क्षेत्र की गति, घूर्णन की सापेक्षा आदि ये भी नहीं मिलेगी। क्षेत्रों का सापेक्ष स्थान और दिशा, जहाँ उत्तर आदि दिशाएं अपना मानक अर्थ खो देती हैं। भौगोलिक पहाड़ और नदियों की साइज और विस्तार ये भी उसमें नहीं मिलेंगे। इसलिए लोक की व्याख्या शुरू करने से पहले हम एक बार कोशिश करते हैं कि कुछ व्यवहारिक अभ्यास करके स्टैटिस्टिकल मॉडल के उपरोक्त महत्वपूर्ण गैर मौजूद विशेष लक्षणों को अच्छी तरह से समझ लें। ये हमारा जो चित्र दिखाया गया है ये किसी ग्रह के एक भौगोलिक महाद्वीपों को सांख्यिक पद्धति से कैसे दिखाते हैं ये बताया गया है। लेफ्ट साइड में पिक्चर जो दिखाया फिगर 2A, इसके अंदर में 3 महाद्वीप ABC ये भौगोलिक पद्धति से दिखाए गए हैं और D जो है वो एक समुद्र है। ये एक पृथ्वी या किसी ग्रह को प्रेजेंट करता है। इसको स्टैटिस्टिकल मॉडल में दिखाते हैं तो टोटल एरिया वाइज ये कंटिनेंट्स हम दिखाते हैं ABC। ये इक्विवेलेंट एरिया रिप्रेजेंट करते हैं ABC महाद्वीपों का और D रिप्रेजेंट करता है पूरे समुद्र का एरिया। तो अब हम देखेंगे कि 2 बिग पिक्चर के अंदर में जो स्टैटिस्टिकल मॉडल से बनाया गया है उसके अंदर में यदि हमें ABC
इस महाद्वीप की आकृति जानने की कोशिश करें तो मालूम नहीं पड़ेगा। और इन महाद्वीपों की आपसी दूरी क्या है, यानी ए और बी कितना दूर है या बी सी से कितना दूर है, ये आपसी दूरियां इसके अंदर में मालूम नहीं होती है। तो ये दोनों लक्षण इस स्टैटिस्टिकल मॉडल के अंदर में अनअवेलेबल रहते हैं। हम फिर एक बार पृथ्वी को भी देखते हैं कि हमारी जो भौगोलिक पृथ्वी का एक एपीएम मॉडल दिखाया गया है लेफ्ट साइड के अंदर में वास्तविक महाद्वीप और महासागर जो भौगोलिक पद्धति से दिखाए गए हैं, तो उनकी आकृति कंटूर वगैरह सब सही है। इसको यदि हम स्टैटिस्टिकल मॉडल में दिखाना चाहते हैं, जितने महाद्वीप हैं उनका टोटल एरिया करके और स्टैटिस्टिकली राइट साइड के अंदर में सेंट्रल डिस्क के रूप में दिखाया गया है, और जितना समुद्र का एरिया है वो उसको एक रिंग चार्ट के रूप में ओशंस में दिखाया गया है। ये चित्र 2 का जो है ये एक रिंग चार्ट है। इससे स्पष्ट रूप से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जम्बूद्वीप के हिस्टोग्राम में आकाशगंगा के मानव ग्रहों के सदस्यों का केवल भूमि क्षेत्र ही शामिल है। जो हम जम्बूद्वीप है वो केवल भूमि का क्षेत्र दिखाते हैं, और लवण समुद्र जो है वो इन महाद्वीपों पर कितना पानी है वो दिखाते हैं। इसको हमने पिक्टोरियली यहाँ दिखाया है। राइट साइड के अंदर में हमारे एक दो तीन तीन ही ग्रह दिखाई दे रहे हैं। इनको यदि हमको कंबाइंड स्टेटिस्टिकली दिखाना है तो तीनों का जो लैंड एरिया है सेंट्रल डिस्क के अंदर में जो दिखाया गया है उसको हम एक हिस्टोग्राम की तरह लेफ्ट साइड में दिखाते हैं, और जितना समुद्र का एरिया है वो उसके एक रिंग के रूप के अंदर में इसी एरिया के जम्बूद्वीप एरिया के चारों तरफ दिखाए दिखाए जा सकते हैं। अब इसके अंदर में कौन से तथ्य जो है अनअवेलेबल है, वो है कि किसी भी क्षेत्र की गति या घूर्णन की सापेक्षता, यानी हमने 3 जो ग्रह दिखाए हैं स्टैटिस्टिकली वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या रोटेट करते हैं या नहीं करते हैं, ये इस इंफॉर्मेशन इस हिस्टोग्राम से नहीं मिलेगी। उसी प्रकार इन ग्रहों की स्थिति, यानी ये एक दूसरे से किस डायरेक्शन में है, ये इस हिस्टोग्राम के अंदर में इनका जो रिलेटिव डायरेक्शन है वो नहीं समझ में आएगा। अब हम पहाड़ों को और नदियों को कैसे दिखाते हैं? लेफ्ट साइड का जो फिगर है वो सपोज एक महाद्वीप का है जिसके अंदर में ये ब्लैक टाइप के जो पहाड़ दिखाए गए हैं और ग्रीन टाइप की नदियां दिखाई गई। ये बिल्कुल ऊपर से एक मेथड से दिखाया है। इसको यदि हम स्टैटिस्टिकल मेथड में दिखाना चाहते हैं तो जितना पहाड़ों का टोटल एरिया है वो माउंटेन के रूप में स्टैटिस्टिकली इधर में दिखाया गया है, और जितनी नदियां हैं वो दो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो नदियां जो समुद्र की तरफ जाती हैं वो इसी प्रकार दिखाई जाती है। अब प्रश्न रहता है कि ये सांख्यिक पर्वत जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। हमने एक पर्वत तो देख लिया, लेकिन इसकी क्या क्या स्पेशल भौगोलिक का पहाड़ से क्या है। तो एक तो आकार यदि हम कंपेयर करते हैं तो स्टैटिस्टिकल जो पहाड़ है वो बिल्कुल सीधा होगा, आयताकार होगा या गोलाकार भी दिखा सकते हैं, जबकि भौगोलिक पहाड़ आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं जिनकी चौड़ाई अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। एक मिनट साहब, ये एक आचार्य श्री का टेलीफोन है, मैं एक सेकंड अटेंड कर लेता हूँ। हाँ आचार्य श्री, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, मैं पता करता हूँ सब। अनम्यूट तो किया है मेरा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, मैं पता करके बताता में हूँ। आवाज आ रही है साहब, चालू रखिए। आवाज आ रही है ना आपको साहब अनिल जी? जी जी। हाँ हाँ, वो आचार्य श्री बोलते हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही, तो वहीं पर उनकी शायद साइड से कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। आचार्य श्री यहाँ से अनम्यूट किया हुआ है। ये आचार्य दत्त सुंदर जी ऐसा कुछ नाम है, जिन्होंने अभी 10 वॉल्यूम के अंदर में लोक आकाश के बारे में ग्रंथ लिखे हैं। जो पहाड़ों का यदि हम देखते हैं तो आकार जो है
स्टैटिस्टिकल पहाड़ का आकार बिल्कुल सीधा, आयताकार या गोलाकार आकार होगा, जबकि भौगोलिक पहाड़ के आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनकी चौड़ाई अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। इनकी भुजाएं, साइड्स जो है, वो ज्यामितीय, जो हमारे स्टैटिस्टिकल पहाड़ है उसकी साइड्स भी बिल्कुल ज्योमेट्रिक रूप में होगी, सपाट होगी, चिकनी होगी, और शीर्ष क्षेत्र जो टॉप पोर्शन है वो चौड़ा एकदम से दिखाई देगा, और कुछ स्टेप्स भी दिखाए जा सकते हैं यदि सब जगह हाइट्स अलग अलग होती है। कुछ इसके अंदर में कोई घाटियां नहीं होती है, कोई वैलीज नहीं होती है, जबकि भौगोलिक पहाड़ के आकार ये अनियमित रूप से होते हैं, और जो अनियमित चौड़ाई में भी होते हैं, दिशाओं में भी होते हैं, चोटियों और घाटियों का निर्माण करते हैं। चोटी किस प्रकार की? इन चोटी के रूप में सपाट, चिकनी, आयताकार सतह होती है। भौगोलिक पहाड़ की ज्यादातर उभरी हुई नुकीले आकार की चोटियां होती है। इसकी खास विशेषता इस प्रकार वर्णित है: सपाट सतह, सीधी खड़ी दीवारों की तरह, बिना किसी धूल, गंदगी, कंकड़ आदि के आदि के बिना, पूरी तरह से सादे, बफ्ड, पॉलिश्ड और चिकने सपाट सतहों के साथ में होता है। ऐसा अपने लोक के अंदर में वर्णन भी है इन पहाड़ों का। इसकी ज्यामितीय आकार आकृति को बड़े गर्व के साथ इस स्थान देकर के बताया जाता है कि ये गले में हार के रूप में पहने लायक है। ऐसा बेताड़ी पर्वत के वर्णन में आता है। ये बेताड़ी पर्वत दिखाया है हमने, जो सांख्यिक पद्धति से बनाया हुआ है। ऊपर में संस्कृत में, प्राकृत भाषा में श्लोक है, जिसका मतलब है कि ये संपूर्णतः रजत में है, स्वच्छ है, चिकना है, घिसा हुआ है, तरासा हुआ सा है, रज, मेल, कर्दल और कंकड़ रहित है। ये आभा, कांति, उद्योत, ज्योति वाला है। चित्र में हर्षोत्पादक, दर्शनीय, सुंदर और आकर्षक है। तो हमारे राइट साइड में जो भूगोलिक पहाड़ है वो इस प्रकार के नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त में दिए गए सांख्यिक पर्वत के लक्षणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बेताड़ी पर्वत एक सांख्यिक पर्वत है, जो एक चिकनी और सपाट स्लेब के आकार में दर्शाया गया है। ये कोई हिमालय जैसा भौगोलिक पर्वत नहीं है। इसी प्रकार नदियां भी जो है, तो गंगा सिंधु नदियों के पाट की चौड़ाई उद्गम स्थान पर 80 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई गई है। उद्गम स्थान जहां से ओरिजिन होता है, जो बढ़ते बढ़ते 800 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि ये भौगोलिक नदी नहीं होकर सांख्यिक नदी हो। कोई भी भौगोलिक नदी उद्गम स्थान पर इतनी चौड़ी नहीं हो सकती है। अन्यथा प्रश्न उठेगा कि भौगोलिक सिंधु, गंगा सिंधु से जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां इस पृथ्वी पर हैं, जैसे अमेजोन, नील आदि, तो उनको भरत क्षेत्र में क्यों नहीं दिखाया गया? और ये राइट साइड में हमने गंगा सिंधु का स्टैटिस्टिकल डायग्राम दिखाया है। अब इस पद्धति को हम ठीक से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? हर एक आदमी इसका अपना एक असेसमेंट कर सकता है। स्वयं मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट, ये 4 वे टेस्ट है। आप स्टैटिस्टिकल पद्धति को भली भांति समझ गए हैं या नहीं, इसका आप अपना खुद टेस्ट कर सकते हैं। आपसी दूरियां, यदि आप समझ गए हैं कि गणितीय चार्ट के किन्हीं दो क्षेत्रों की आपसी दूरी भौगोलिक दूरी क्यों नहीं कहलाती है, जैसे दातकी खंड और जम्बूद्वीप के बरस क्षेत्रों की, ये दोनों में बरस क्षेत्र दिए हुए हैं, उनके आपस की दूरी लवण समुद्र बताते हैं, और जो 2 लाख योजन चौड़ा है, लेकिन इनकी ये भौगोलिक दूरी 2 लाख योजन क्यों नहीं कहलाती? यदि आप ये समझ गए तो समझ लीजिए आप स्टैटिस्टिकल मॉडल समझ में आ गया है। घूर्णन और स्थिति, आप भली भांति समझते हैं कि बरस क्षेत्र आदि किसी भी क्षेत्र को स्थिर और सपाट बताए जाने का क्या मतलब है? इसका अपने स्वयं के घूर्णन और आकृति से क्यों नहीं कोई संबंध होता है? दिशाएं, हमारी दिशाएं मेरू पर्वत से निकलती है। ये दिशाएं क्यों वर्चुअल गणितीय दिशाएं कहलाती है? क्यों एरावत क्षेत्र और बृहस्पति क्षेत्र के उत्तर दिशा में होना हिस्टोग्राम में मात्र वर्चुअल डायरेक्शन है? सूर्योदय की जो पूर्व दिशा भिन्न प्रकार की लोकल दिशा होती है। उपरोक्त टेस्ट करके आप अपनी एसएम की समझ का सही निर्धारण कर सकते हैं। क्या ये विधि
जमाने में लोगों को मालूम थी? ये एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो हमें पता है ये पद्धति शास्त्र में वर्णन आता है कि गाथापति पुष्टिकरण का जैसे आम लोगों के बीच में प्रचलित रही है, जिन्होंने अपनी हजारों गायों का प्रबंधन इसी पद्धति की सहायता से किया था। उन्होंने गायों को वर्गीकृत कर दिया, कोई लाल, कोई काली, कोई चितकबरी, और वर्गीकरण करके अलग अलग समूह बना दिए और फिर एक एक ग्वाला को सौंप दिया। तो फिर आप ग्वालों के बीच में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। विभिन्न प्रकार के पुद्गलों और कर्मों की अनंत संख्या को समझाने में इस विधि का व्यापक उपयोग के उदाहरण मिलते हैं। जम्मूद्वीप में भौगोलिक भूमि, पर्वत और नदियों के विवरण का प्रकार असम के उपयोग को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं, जो एपीएम से भिन्न है। तुल्यभद्र जी जो हमारे आचार्य हुए हैं, उनके युग के दौरान पृथ्वी के भौगोलिक मानचित्र लगभग आधुनिक मानचित्रों के समान ही थे, और जेडी जंगद्वीप और लोक के मानचित्र के साथ में ही वो उपलब्ध भी थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि भौगोलिक मानचित्र गलत होते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्र भिन्न भिन्न होता है। और जो गाथापति लोग थे, यानी जो बिजनेस कम्युनिटी थी, वो इन भू मानचित्रों का अनुसरण करते हुए महासागर की यात्रा करते थे, ऐसा वर्णन आता है, न कि लोग के मानचित्र का फॉलो करके आगे बढ़ते थे। हाँ, उपरोक्त अभ्यास हो जाने के बाद लोग की सहज एवं दोष रहित पुनर्व्याख्या करना आसान होगा। थैंक्स। अभी इसके ऊपर में आप कोई प्रश्न है तो लेते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप ये थोड़ा सा वीडियो अपना हटाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। स्लाइड थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, जिससे कि और लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी